भाग 20 एक और मौत। इंस्पेक्टर अशोक के फैसले ने पुलिस वालों के बीच तहलका मचा दिया था और इन सबसे जो ज्यादा आघात हुआ वो था कमिश्नर विमल। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अशोक के इस अचानक से लिए गए फैसले ने केस का ऐसा रुख बदला था कि कोई कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। सारे सीनियर ऑफिसर्स एक कमरे में आज जमा हुए थे, इस बात पर मोहर लगाने के लिए कि क्या इस हालत में सच में गौरव केस संभाल पाएगा। एसीपी ने सबसे पहले बात उठाई। हाँ, तो मुझे जो कहना था मैंने उसी दिन कह दिया था और आज ऐसा कुछ नहीं है जो कहा जा सके। बात साफ है, इंस्पेक्टर अशोक ने अपनी मर्जी से इस केस को गौरव को सौंपा है। सौंपा नहीं, सौंपने का इरादा किया है। बात दोनों ही अलग है एसीपी साहब, कमिश्नर विमल ने यह कहा। आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है विमल जी? पूरा शहर हमारे खिलाफ बोल रहा है और आप यहाँ अपनी बात को लेकर बैठ गए हैं। एसीपी ने इस बार अपनी हदें पार कर दी थी। एसीपी की बात का जवाब ना तो विमल के पास था और ना ही मौजूद वहां बाकी के ऑफिसर्स के पास। डीआईजी साहब ने आखिर में तंग आकर अपना आखिरी फैसला सुना दिया। सभी मेरी बात ध्यान से सुने। डीआईजी ने गौरव की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर गौरव, आप कल से केस को हैंडल करेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस कातिल को पकड़ेंगे। और इंस्पेक्टर अशोक, आपको कल दोपहर को दिल्ली जाना होगा। वहां हमारे आदमियों को कहीं पता चला है कि दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और आप ऐसे केस को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। डीआईजी ने सारी समस्या का हल कर दिया था, जिसके कारण अब बहस की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी। सब खुश थे। गौरव को आखिरकार ये केस मिल ही गया था और अशोक को उसके पसंद का केस। दोनों ऑफिसर्स बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। दोनों के बीच जो गिले शिकवे बाकी थे वो दूर हो गए थे। गौरव, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी पत्नी को। अशोक आगे कुछ कहता इससे पहले ही गौरव ने कहा, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। गलती जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। गौरव आज थोड़ा जज्बाती हो गया था। क्या करूं, एक ही बेटी है मेरी। जब बात उस पर आती है तो दिमाग टनक जाता है। तुम्हें पता है, जब बात मेरी बेटी की हो ना तो मैं कोई भी गुनाह करने पर मजबूर हो जाता हूँ। अशोक की बात सुन गौरव भी भावुक हो रहा था। वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ, गौरव ने इतना कहा और सीधा चलता बना। आज उसके कदम रुक नहीं रहे थे, बस वो अपने आंखों में कुछ जज्बात लिए तेज गति से बीच सड़क पर चला जा रहा था। अशोक की बात का उस पर कुछ ऐसा असर हुआ था कि वो अपने आपे से बाहर हो गया था। कुछ देर तक ऐसे ही चलते चलते जब गौरव पूरी तरह से थक गया तो उसने रुकने का फैसला किया और वो वहीं बीच सुनसान सड़क पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से अपना पर्स निकाला। पर्स खोलते ही सामने एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर नजर आई। तस्वीर किसी 3 साल की छोटी सी बच्ची की थी। गौरव तस्वीर पर अपना हाथ फेरने लगा और दूसरे हाथ से आंसुओं को छिपाने की कोशिश करने लगा। काश काश तुम इस वक्त मेरे पास होती। गौरव ने यह सुनसान सड़क पर चिल्लाते हुए कहा और फूट फूट कर रोने लगा। तो आज सारे गम जो दिल में टीस बनकर बैठे हुए थे वो निकाल देना चाहता था। आज वो जी भर कर रोना चाहता था। उसे आज रोकने वाला भी कोई नहीं था। उधर काले तालाब के पास सारे पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए थे। तालाब को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था। वो उस किलर को कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे। तालाब से सटा जो एक छोटा गांव था वहां पर भी पुलिस वालों ने अपना काम कर दिया था। सारे गांव वाले अपने घरों में थे। ध्यान हटना नहीं चाहिए, आई बात समझ में? एक इंस्पेक्टर ने सभी को समझाते हुए कहा। जी सर, हम उसे कोई भी मौका नहीं देंगे, सभी ने उत्साह से कहा। गुड, जब तक मैं गांव से होकर आता हूं
उधर में भी ध्यान देना पड़ेगा। तुम लोग सतर्क रहना, मैं आता हूं। उस इंस्पेक्टर ने इतना कहा और गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव से तालाब का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था। इंस्पेक्टर तुरंत ही गांव पहुंच गया। उसने वहां चारों तरफ का मुआयना किया। उसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं लगी। वो अब निश्चिंत था। उसने अपने आप पर गर्व महसूस करते हुए कहा, साला खुद को समझता क्या है, कहाँ कुछ हुआ, शांति है ना हर तरफ। बेकार में सब डर रहे थे। अगर इस केस को सीधा मुझे हैंडल करने को मिला होता ना, तो मैं अब तक उस किलर को पकड़ भी लेता। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है साहब। तभी कहीं से एक मीठी सी आवाज आई। आवाज मीठी थी, मतलब कि आवाज किसी लड़की की थी। इंस्पेक्टर बहादुर तुरंत सख्ते में आ गया कि इतनी रात को कौन हो सकता है, कौन घूम रही है। बहादुर ने चारों तरफ टॉर्च मारते हुए चिल्लाकर कहा, कौन है जो इतनी रात को अपने घर से बाहर है। बहादुर की बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख बहादुर सोच में पड़ गया। उसने कुछ सोचते हुए कहा, देखिए आप जो भी हैं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आप कृपया बाहर आ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। बहादुर की इस बात पर बहुत देर तक खामोशी छाई रही, पर कुछ देर के बाद आवाज आई, मेरा घर ही नहीं है साहब। घर नहीं है तो आप रहती कहाँ हैं? बहादुर ने चौंक कर पूछा। लोगों के दिलों में, उस औरत ने जवाब दिया, जो झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। मतलब क्या है आपका? बहादुर ने बात ना समझते हुए पूछा। मतलब साफ है साहब, मैं एक हसीन अबला अकेली औरत हूँ। उसने ये अपनी अदाओं के साथ कहा तो कहीं न कहीं बहादुर पिघल गया। आप हसीन हैं और अकेली भी? बहादुर ने मन में हसीन कल्पनाएं करते हुए कहा, जी बेशक। अगर आपको यकीन न हो तो आप इधर आकर खुद देख लीजिए। उसने कामुक स्वर में कहा ही था कि बहादुर अपना आपा खो बैठा। वो क्षण भर में ही सब कुछ भूल गया। वो भूल गया कि वो यहाँ क्यों आया था। वो ये भी भूल गया कि उसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उफ, आपने मेरे साड़ी का पल्लू अपने पैरों से दबा दिया है, छोड़िए ना। उस औरत ने काली अंधेरी रात में बहादुर के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अब जब आपने मुझे बुला ही लिया है तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं। बहादुर ने अंधेरे में ही उस औरत को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। बहादुर को ऐसा करता देख जब औरत ने कोई आपत्ति नहीं जताई तो बहादुर और भी ज्यादा करीब आ गया। उसने सीधा उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। तभी अचानक झाड़ी के पीछे से बहादुर के चीखने की आवाज आई। रात के सन्नाटे में आवाज दूर तक गई। आवाज सुन सारे कांस्टेबल जो आसपास के घरों में तैनात बैठे थे दौड़ कर आए। अरे भैंस की आंख, झाड़ी से खून बह रहा है। एक कांस्टेबल ने झाड़ी की तरफ टॉर्च मारते हुए कहा, अरे बिरवा देखो, ये बहादुर सर खून से रंगी साड़ी के अंदर लिपटे पड़े हैं, जल्दी आओ ना बे। आखिर कौन थी ये औरत? क्या इसने इंस्पेक्टर बहादुर का खून कर दिया था, या ये भी उस सीरियल किलर का एक प्लान था? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ।